नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम 12वीं कक्षा के हिंदी में गद्य नंबर 6 घर निबंध का अभ्यास करेंगे। अगले वीडियो में इस निबंध के पूर्वार्ध के संदर्भ में अभ्यास किया। आज इस वीडियो में इस निबंध के मध्य भाग का अभ्यास करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, इस निबंध के प्रथम भाग में पुराने घर बेचने का निर्णय और निर्णय के बाद लेखक के मन में उत्पन्न होने वाले तरह तरह के प्रश्नों, इन दो महत्वपूर्ण बातों के संदर्भ में हमने अभ्यास किया। अब हम इस निबंध के दूसरे भाग का अभ्यास शुरू करते हैं। घर के आंगन में कैसे खेलते थे। लेखक यहाँ अपनी ये जो पुश्तैनी घर है अपना, और इस पुश्तैनी घर के साथ जुड़ी हुई पुरानी यादों में खो जाते हैं और इसी पुरानी यादों में वो कहते हैं कि इस घर के आंगन में हम कैसे खेलते थे। एक दिन उस आंगन को पार कर कंधे पर थैला लटकाकर गांव की पाठशाला में पढ़ने गए थे। इस आंगन को पार कर गांव की पाठशाला में कंधे पर थैला लटकाकर पढ़ने गए थे। एक दिन उसी आंगन को पार कर दूर पर गांव पढ़ने गए। गांव में जहाँ तक शिक्षा थी वहाँ तक उन्होंने गांव की ही पाठशाला में पढ़ाई की थी और गांव में पढ़ाई पूरी होने के बाद दूर एक गांव, वहाँ वह शिक्षा पढ़ाई करने के लिए गए थे। तो इस बात को भी वो यहाँ प्रस्तुत करते और कहते हैं कि भाई कैसे इस आंगन को पार कर दूर पर गांव पढ़ने गए। एक दिन आंगन को पार कर शहर में जाकर बसे और एक दिन इस आंगन को पार कर शहर में जाकर बसे, क्योंकि लेखक बड़े हो गए थे, पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई, फिर शहर में आए और शहर में नौकरी मिल गई और शहर में ही स्थायी हो गए। आगे लिखते हैं, इसी घर के आंगन में हमारी बहनों और भाइयों के विवाह मंडप बंधे थे। इसी घर के आंगन में, लेखक कहते हैं, इसी घर के आंगन में मेरे भाइयों और मेरी बहनों के विवाह मंडप बंधे थे। यही बिरादरी वालों के साथ झगड़े और स्नेह मिलन भी हुए थे। यहाँ इस घर के आसपास रहने वाले उनकी बिरादरी वाले जो लोग और उनके साथ कैसे कैसे झगड़े होते थे और झगड़े होने के बाद फिर कैसा स्नेह मिलन होता था, इसके बारे में भी वो यहाँ जानकारी देते हैं, लिखते हैं। आगे भी कहते हैं, यही पड़ोसियों के साथ ऊंची आवाज़ में बोला चाली और जाड़ों में अलाव के पास बैठकर मधुर विश्रम्भ कथाएं हुई थी। लेखक कहते हैं कि यहाँ पड़ोसियों के साथ कैसी ऊंची आवाज़ में बोलाचाली होती थी और जाड़ों के दिन, जाड़ों का मतलब है सर्दी की मौसम, ठंडी की मौसम, यानी कि सर्दी की मौसम में रात्रि के समय पड़ोसियों के साथ अलाव का मतलब होता है तापने के लिए जो आग हम प्रज्वलित करते हैं, और वही आग के आसपास जब हम बैठते हैं और ठंडी से मुक्ति पाने के लिए जो तापते हैं, इसे अलाव कहा जाता है। अलाव का अर्थ है आग। तो उसी अलाव के पास बैठकर
मधुर विश्रम कथाएं हुई थी। विश्रम कथाएं यानी प्रेम की कथाएं। तो इसी अलाव के आसपास बैठकर हम प्रेम की कथाएं सुनते थे। इसी आंगन में हमारे परिवार के कुछ सदस्य इसी आंगन में हमारे परिवार के कुछ सदस्य, तो लेखक यहाँ अपने परिवार के जो सदस्य है, कौन कौन सदस्य है, माता पिता भाई बहन, उसके बारे में तो उन्होंने जानकारी दी, लेकिन इसी के अलावा भी लेखक अपने परिवार का जिन्हें सदस्य मानते हैं इसका भी वर्णन यहाँ लेखक ने प्रस्तुत किया और कहते हैं कि इसी आंगन में हमारे परिवार के कुछ सदस्य भैंस, पडिया, बैल, बछड़े बांधे जाते थे। गांव में रहते थे लेखक, और लेखक के पिता का व्यवसाय कृषि का व्यवसाय था। और हम सब मानते हैं कि जो अब हम कृषि के व्यवसाय के साथ जुड़े होते हैं तो साथ में पशुपालन भी करते हैं। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि मेरे आंगन में हमारे परिवार के सदस्य के रूप में जिसे वो मानते हैं, कहते हैं कि भैंस, पडिया, बैल, बछड़े वो भी इसी घर के आंगन में बांधे जाते थे। इसी घर के दालान में मेरी दादी और मेरे दादा की मृत्यु के समय गोबर से लीपकर उस पर उन्हें सुलाकर पूजाएं हुई थी। और कुछ वर्ष पहले मेरे पिता को भी इसी दालान में सुलाया गया था। यहाँ लेखक इस पुरानी याद को भी वो यहाँ प्रस्तुत करते हैं कि कैसे इस घर के आंगन में मेरे दादा और दादी और मेरे पिता की मृत्यु हुई थी और इसी घर के दालान में उसे सुलाया गया था और उनकी पूजा की गई थी। हमारे घर के दोनों ओर दूसरे घर है। अब यहाँ लेखक अपने पड़ोसी, आसपास कौन रहता है और किस प्रकार का माहौल है, इसी के बारे में भी वो यहाँ परिचय देते हैं। तो इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। इसी घर के दालान में हमारे घर के दोनों ओर दूसरे घर है। हमारे घर की दोनों ओर दूसरे घर है। एक घर हमारे एकदम निकट के साथी का है। एक जो घर है उसमें से वो मेरे निकट के साथी का है, यानी कि निकट के मित्र का है। वह भी बंद है, वह भी अब बंद है। मेरा मित्र रोजी रोटी कमाने देश के अनेक स्थलों में घूमने के बाद पत्नी की मृत्यु होने पर अब अहमदाबाद में रहता है। लेखक अपने जो निकट का साथी है, निकट का जो मित्र है, उसी के बारे में वो यहाँ कहते हैं कि वो मेरा निकट का मित्र था। रोजी रोटी के लिए देश के तरह तरह विस्तार में वो गए थे। फिर एक दिन उसकी पत्नी का देहांत हो गया और इसी कारण अब वो अहमदाबाद में स्थायी हो गया है, अहमदाबाद में रहता है। इसीलिए गांव का उसका जो घर है वो हमेशा बंद रहता है। उसके बाद के मकान में काशी बुआ रहती थी। एक तरफ लेखक कहता है कि मेरा निकट का मित्र, और जो दूसरा घर है उसमें कौन रहती है, काशी बुआ। उनकी मृत्यु को वर्षों हो गए। काशी बुआ भी इस दुनिया में नहीं है क्योंकि उनकी मृत्यु के भी कई वर्ष हो गए हैं। वर्षों तक वहाँ वे रेत घड़ी लेकर रोज सामायिक करती, रेत की घड़ी लेकर रोज सामायिक करती। उस दालान में अब एक तोंद वाला बारोट सोता दिखाई देता है। अब यहाँ जब हम गांव में जाते हैं तो वहाँ जो हमारे पुराने साथी, वो तो अब अहमदाबाद में स्थायी हो गया है, और एक तरफ जो घर था वो काशी बुआ का था। काशी बुआ भी इस दुनिया में अब नहीं है। तो उसी दालान में अब जो मकान है वहाँ एक तोंद वाला बारोट रहता है और वो हमेशा सोता दिखाई देता है। सामने वाले मकान
का मालिक प्रौढ़ अवस्था में परंतु कुंवारा ही चल बसा। सामने वाला जो मकान है वहाँ पर भी एक प्रौढ़ जो कुंवारा था, यानी कि शादी ब्याह जिसकी न हो उसे क्या कहते हैं हम, कुंवारा। और कुंवारा ही चल बसा। चल बसा का मतलब होता है मृत्यु को प्राप्त होना, तो वो भी बेचारा कुंवारा ही मर गया। इसके बाद जिसने वह मकान खरीदा उसने आंगन के लिए झगड़ा करके पड़ोसी हक स्थापित किया। ये जो बारोट जो कुंवारा जो प्रौढ़ था और उनकी मृत्यु होने के बाद वो मकान जिसने भी खरीदा उन्होंने हमेशा झगड़ा ही किया है और अपना पड़ोसी हक स्थापित करने के लिए, इसलिए वो झगड़ा करके अपना पड़ोसी हक स्थापित किया। एक दिन वह घर भी गिर पड़ा। एक दिन वह घर भी गिर पड़ा। अब नई दिशा में नए दरवाजे के साथ बना है। वो जो प्रौढ़ कुंवारा था उसका घर किसी दूसरे ने खरीद लिया है और वह भी झगड़कर लड़कर अपना पड़ोसी हक स्थापित किया। फिर थोड़े समय में वह घर भी गिर गया और घर गिरने के बाद जिसने भी ये घर खरीदा है इन्होंने नई दिशा में नया घर बनवा लिया। इस तरह सब बदल चुका है, फिर भी लगता है कि हम अपना घर क्यों बेचें, पुराना है तो भी है, तो पुश्तैनी घर व घर है। जब पुरानी यादों में से लेखक जब बाहर आते हैं तो फिर वही घर को लेकर लेखक सोचने लगते हैं और वह यही सोचते हैं कि भाई ये घर पुराना है तो भले है, हम ये घर क्यों बेचते हैं। घर घर होता है, चार दीवारों और छप्पर वाला कोई मकान नहीं है। घर घर होता है, वो चार दीवारों और छप्पर वाला मकान नहीं है। मकान पैसों से खरीदा जा सकता है, बनवाया जा सकता है, पैसे लेकर बेचा जा सकता है, परंतु घर प्रश्नार्थ। फिर लेखक वही घर के संदर्भ में उनके मन में तरह तरह के प्रश्न उपस्थित होने लगे हैं और वह कहते हैं कि भाई घर घर होता है, घर कोई चार दीवार और छप्पर वाला नहीं। घर बनवाया जाता है, घर बेचा जाता है, घर पैसों से खरीदा जाता है, वो घर घर नहीं होता। घर घर होता है क्योंकि घर की भावना भी अच्छी है। आगे कहते हैं पैसे लेकर बेचा जा सकता है, परंतु घर प्रश्नार्थ, घर तो एक भावना है। घर घर नहीं है, घर एक भावना है। घर न होने पर घर की भावना भी अच्छी है। घर न होने पर घर की भावना भी अच्छी है। वह घर सिर्फ पैसे से खरीदा या बनवाया नहीं जा सकता। घर घर है, घर न हो तो भावना भी अच्छी है। जिसे पैसे से घर सिर्फ पैसे से खरीदा या बनवाया नहीं जाता। इसीलिए लगने लगा कि भले ही घर पुराना होता जाए, जीर्ण होता जाए, भले ही गिर पड़े, परंतु वह बना रहे। ये विचार से लेखक को ऐसा लगा, पहले जो उन्होंने घर बेचने का निर्णय जो लिया था वही निर्णय में अब वो बदलाव करना चाहते हैं और वो यही सोचते हैं कि घर घर होता है, घर भावना होती है। इसलिए वो कहता है कि अब ये घर नहीं बेचना है। भले वो घर
पुराना हो, भले वो घर जीर्ण यानी कि खंडहर हो, भले वो घर गिर जाए, भले वो घर गिर पड़े, परंतु वो घर बना रहे। अब घर नहीं बेचना है। एक क्षण के लिए लेखक के मन में ये विचार आता है। पहले जो विचार उन्होंने किया था, माताजी से अनुमति लेकर घर बेचने का जो निर्णय किया था, वही निर्णय वो यहाँ एक क्षण के लिए बदल देता है। आगे दूसरी ओर मन दूसरा तर्क करता है कि यह सब भावुकता है। यदि गांव में जाना ही न हो तो वहाँ घर रखने का क्या अर्थ है। अब आप देखिए, लेखक की मनस्थिति को देखिए। एक क्षण के लिए वो घर बेचने का जो निर्णय लिया था, वही निर्णय को वो रद्द कर देता है कि अब ये घर नहीं बेचना है, भले वो पुराना है, भले वो गिर जाए, भले वो खंडहर हो जाए। लेकिन दूसरी क्षण उसके मन में दूसरा तर्क उत्पन्न होता है और वह कहते हैं कि ये सब तो भावुकता है, ये सब भावुकता है। और भावुकता के कारण ऐसा होता है। यदि गांव में जाना ही न हो तो वहाँ घर रखने का क्या अर्थ है। दूसरे क्षण लेखक के मन में ये विचार, ये प्रश्न आया कि ये सब तो भावुकता है भाई। गांव में जाना ही नहीं है तो इस पुराने घर को रखकर क्या करेंगे। इस पुराने घर को रखने का क्या अर्थ है। अच्छे पैसे मिल रहे हैं, इतने पैसे फिक्स डिपॉजिट में रखे तो भी इतना कर कर अटक जाता है। अब वो यही बेचने के पक्ष में सोचने लगा कि भाई अच्छे पैसे मिल रहे हैं, अच्छी कीमत मिल रही है, और इस घर के जितने भी पैसे मिलेंगे वो सारे के सारे पैसे बैंक में फिक्स डिपॉजिट में रख देंगे। अंत में निकाल देने का ही निर्णय लिया। दूसरे विचार ने पहले विचार को हरा दिया। अब यहाँ अंत में लेखक ने घर बेचने का निर्णय पक्का कर लिया, परंतु हम सब भाइयों ने एक बार सपरिवार अपने उस घर में कुछ दिन के साथ रहने के लिए सोचा। हमेशा के लिए निकाल देना है तो एक बार उस घर में सब एक साथ रह ले। अंत में निर्णय ले लिया कि अब तो इस घर को बेचना ही है। लेकिन इसके साथ साथ वो दूसरा निर्णय ये लेता है कि भाई इस घर को अब हमेशा हमेशा के लिए बेचना ही है तो पूरा परिवार थोड़े दिनों के लिए गांव के पुराने घर में रहने के लिए जाए और थोड़े दिनों के लिए रह लेते हैं, क्योंकि अब तो ये घर बेचना ही है। तो पूरा परिवार एक साथ वो पुराने घर में रहने के लिए जाए, ये निर्णय भी वो लेता है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस निबंध के मध्य भाग को हम यहाँ तक रखते हैं। आने वाले वीडियो में इस निबंध के उत्तरार्ध के बारे में अभ्यास करेंगे। अस्तु।